धन्यवाद सोनल जी। और हम अपने कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं। महत्वपूर्ण पड़ाव पर इसलिए हैं कि बिल्डर्स क्या सोचते हैं, यूं तो उससे हमारे मुख्य अतिथि पहले से रूबरू रहे हैं, जागरूक जननेता हैं, संघर्ष करके इस मुकाम पर पहुंचे हैं। संघर्ष का खतरनाक दौर उनके नेतृत्व में कुछ साल तक उनकी पार्टी ने बिताया है। बतौर प्रदेशाध्यक्ष अरुण साहब जी ने एक बड़ी भूमिका छत्तीसगढ़ की सियासत में निभाई थी विगत वर्षों में, और उनका संघर्ष उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए, दोनों के लिए परिणाम लेकर आया। उस संघर्ष की समाप्ति के बाद ये पहला मौका है जब वो हमारे साथ मंच पर हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां अरुण साहब जी के लिए, उनके संघर्ष के लिए जो बतौर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उन्होंने निभाई थी, और उसके प्रतिफल के रूप में अभी उप मुख्यमंत्री तक तो अरुण साहब जी पहुंच ही गए हैं। बड़े महत्वपूर्ण महकमों की उनके पास जिम्मेदारी है, नगरीय प्रशासन है, पीएचई है, पीडब्ल्यूडी है, और साथ साथ खेल भी है। खेल कौन सा, ये वक्त की बात है। लेकिन आज हम खेल पर बात नहीं करेंगे, आज हम राजनीति पर बात नहीं करेंगे। आज हम आम जनता के संदर्भ में बात करेंगे और उस विषय के संदर्भ में बात करेंगे जिस पर संजीदगी से बात करने की जरूरत है। आप सभी प्रबुद्ध रियल एस्टेट क्षेत्र के शख्सियत यहां इस सभागार में मौजूद है। मैं हरिभूमि आईएनएच परिवार की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और साहब जी, आपका भी बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं और उस उदारता के लिए एक बार फिर आपका अभिनंदन करता हूं कि आप केवल अपनी बात कहने के लिए नहीं आए, बल्कि जिनकी बात हम आप तक पहुंचाना चाहते थे उनको आपने बैठकर प्रत्यक्ष सुना। तो अब चर्चा यहीं से शुरू करते हैं कि जब आप उप मुख्यमंत्री बने तो उसके साथ में आपके पास कई विभाग मिले। कई विभाग अपनी सूची में देखकर बड़ा अच्छा आपको लगा होगा, पर नगरीय प्रशासन देखकर आपको कैसा लगा था? सबसे पहले तो हरिभूमि आईएनएच को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं रियल एस्टेट कॉन्क्लेव 2025 के लिए। और नाम तो अद्भुत चुना है आपने, सृजन संवाद। सृजन अंतहीन सिलसिला है, कभी समाप्त नहीं हो सकता सृजन। ऐसा अद्भुत नाम चुना है, उसके लिए आपको और आपकी टीम को बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। जी धन्यवाद। देश के बहुत ख्याति लब्ध पत्रकार हैं, आपकी बातों को लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं, और जिस प्रकार से नेताओं को, बड़े लोगों को निरुत्तर करते हैं, बड़े बड़े लोग घबराते भी हैं आपके सामने बैठने में। निश्चित रूप से आपने बहुत सारी बातें मेरे बारे में कही है। मैं एक साधारण छोटा सा कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का सैनिक हूं, छत्तीसगढ़ महतारी का एक बेटा हूं। काम करने का स्वभाव है, जो काम बताया गया उस पर पूरा जी जान लगा के मेहनत करना, ये मेरा स्वभाव रहा है। और उसी स्वभाव, वही तरह से काम करते हुए आज इस स्थान पर हूं। नगरीय प्रशासन विभाग वास्तव में शहर जो है वो किसी प्रदेश की छवि को बनाने वाला होता है। मुझे सही में बेहद खुशी हुई थी जब मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने मुझे नगरीय प्रशासन विभाग की जवाबदारी दी। बहुत प्रसन्नता हुई। किसी प्रदेश की इमेज बनाने का काम शहर करता है, और जिस दिन से ये विभाग की जिम्मेदारी मिली, जब मुझे जिम्मेदारी मिली तब तो बहुत हालत खराब थी। हमारे पार्षद साथी, बाकी नगरीय निकाय के पदाधिकारी बताते थे कि नल की टोटी भी अपने जेब के पैसे से लगाते हैं, सरकार कुछ दे नहीं रही। ऐसे हालात में नगरीय प्रशासन विभाग की जवाबदारी मेरे पास आई, और नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों के साथ, वहां की जनता के साथ, अपने अधिकारी कर्मचारियों को सहयोग लेकर मेहनत प्रारंभ किया, काम करना प्रारंभ किया, नई नई योजनाएं, नए नए अभियान चलाए, और उसका नतीजा ये हुआ कि छत्तीसगढ़ को पहली बार
राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सम्मान मिला। हमारे 7 निकायों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला। एक बार जोरदार तालियां। हमारा रायपुर 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी में देश में 4थे स्थान पर आया। हमारे बिलासपुर जिले की बिल्हा नगर पंचायत 20,000 से कम आबादी वाले स्वच्छ शहरों में देश में पहले नंबर पर आया। और बिलासपुर जो है मध्यम वर्गीय शहर में देश में दूसरे स्थान पर आया। कुम्हारी को स्थान मिला। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो रही कि देश के 100 स्वच्छ शहरों में, जो 20,000 की कम आबादी के शहरों में, देश के 100 शहरों में 58 हमारे छत्तीसगढ़ के थे। 58। ये बड़ी उपलब्धि, इसलिए मुझे नगरीय निकाय में काम करने में बहुत मजा आ रहा है। नगरीय निकाय के सब जनप्रतिनिधि अधिकारी सब मिलकर हमारे शहर को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने में पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। अच्छा, आपको मजा बहुत आ रहा है अरुण भाई, आपने ये बताया, पर आपको परेशान ज्यादा कौन कर रहा है? ये पार्षद ज्यादा परेशान करते हैं, ये नगर पालिका अध्यक्ष महापौर ज्यादा परेशान करते हैं, या ये जो बिल्डर यहां बैठे हुए हैं ये ज्यादा परेशान करते हैं? मजा कब किसको ज्यादा देख कर आता है? देखिए, जब आपको ये रूटीन की बातें हैं, रूटीन की बातें हैं मतलब पार्षदों की अपनी समस्याएं होती है, नगरीय निकाय के महापौर हों, अध्यक्ष हों, उनके निकाय के लिए समस्याएं होती है, उसका निराकरण हर संभव करने की कोशिश करना। उसी तरह से बिल्डर्स की भी अपनी अलग अलग प्रकार के विषय होते हैं। ये सरकार में होने के नाते वो आपकी ड्यूटी है, आपका काम है उनकी बात सुनना और आपसे जो उनको मदद करते बन सकता है करना। पर ये सही है इनको इस प्रकार से लगातार काम हो रहा है। बहुत उनकी समस्याएं समाधान करने का प्रयत्न हो रहा है, हो भी रहा है। रियल एस्टेट के लोग तो जो काम कर रहे हैं वास्तव में उनके काम की मैं बड़ाई ही करूंगा, प्रशंसा करूंगा। किसी के सपनों के आशियाने बनाकर देना, सामान्य व्यक्ति के लिए खुद जमीन खरीदकर मकान बनाना बहुत कठिन काम, जी बहुत कठिन काम है, टफ काम है। और मुझे लगता है कि लागत दुगना हो जाएगा। खुद जमीन खरीदकर खुद मकान बनाएंगे तो समय भी लगेगा, परेशानी भी होगी, अनुभव नहीं होगा तो लागत भी बहुत ज्यादा आएगा। तो आप एक स्थान पर सारी सुविधा एकत्रित करके देने का काम हमारे ये रियल एस्टेट के काम करने वाले कर रहे हैं। तो ये मदद ही कर रहे हैं लोगों को उनके सपनों के आशियाने देने में, तो ये बड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा, इस बड़े काम में आप कितनी दुविधा पैदा कर देते हैं? आप तो वकील भी हैं, इस विसंगति के संदर्भ में क्या कहते हैं? 2 विभाग हमें दिखाई देते हैं, देखिए, एक आवास पर्यावरण, हाँ, और दूसरा नगरीय प्रशासन। देखिए, कॉलोनी के संदर्भ में सारे फैसले आवास पर्यावरण विभाग से हो रहे हैं और कॉलोनी अवैध बस गई, इसके लिए लोग सवाल अरुण साहब से पूछ रहे हैं। ये सही है कि अवैध कॉलोनी, अवैध प्लाटिंग ये बहुत चुनौती का काम है, बहुत कठिनाई भरा काम है। पहली बात तो ये है कि जो अवैध प्लाटिंग के प्लाट खरीद लेता है गरीब व्यक्ति, गहने बेचकर, मकान बेचकर, जमीन बेचकर, कर्ज लेकर, बाद में पता चलता है कि अवैध है, तोड़ने की जरूरत पड़ रही है और कुछ कार्रवाई हो रही है, बहुत दर्द देने वाला काम है। अवैध कॉलोनियों का निर्माण भी उसी तरह से होता है। तो जब नियमानुसार काम करेंगे बिल्डर, रियल एस्टेट के लोग, तो उनको सरकार से कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं होती है। जो गलत काम करते हैं दिक्कत उनको है और ये करना पड़ेगा। नियम के विपरीत काम करेंगे तो कार्यवाही तो झेलना पड़ेगा। क्योंकि अभी मिनल जी का दर्द आपने सुना है जी, वो दर्द इसलिए है
कि अवैध प्लाटिंग हो गई, अवैध कॉलोनी बन गई, ना वहां पानी की व्यवस्था, ना ड्रेनेज की व्यवस्था, ना सड़क की व्यवस्था, और वो सब चले आते हैं महापौर के पास कि हमको सड़क दो, हमको नाली दो, हमको पानी दो। पर जब विधिवत रूप से रेरा से अप्रूव्ड हो, सारी सरकारी मान्यता प्राप्त हो, सब कुछ क्लियर होके बना है, तो निगम को लाभ ही है, निगम के लिए प्रसन्नता का विषय है, सरकार के लिए और प्रदेश के लिए भी अच्छी बात है कि नियमानुसार हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए तो वो मददगार ही है। जहां अवैध कॉलोनी, अवैध प्लाटिंग का विषय है, उसका सारा बोझ हम पर आता है, और हमसे ज्यादा परेशान वो खुद लोग होते हैं जो अवैध कॉलोनी में मकान ले लेते हैं बिना जानकारी के अभाव में, अवैध जो प्लाटिंग हुई है उसमें प्लाट खरीद लेते हैं। हमसे ज्यादा उनको परेशानी होती है और बाद में उसको बहुत तकलीफ होती है। लेकिन आप इस बदलाव में कोई जरूरत महसूस करते हैं अरुण भाई? आपका एक लंबा प्रशासनिक अनुभव हो गया, ये दो विभागों के बीच में बिल्डर बड़े पिसते हैं, इधर आवास के दरवाजे पर जाएं कि नगरीय प्रशासन के दरवाजे पर जाएं, इसके संदर्भ में कुछ दिमाग में आता है आपके? कोई परिकल्पना आती है? अभी आप प्रशासन की ओर बड़ा जोर लगा रहे हैं। अभी आपने और हमने सभी बिल्डर्स की बात सुनी जी। किसी ने आपको ये नहीं कहा कि नगरीय प्रशासन विभाग से, नगरीय निकायों से कोई दिक्कत हो रही है या आवास या पर्यावरण विभाग से दिक्कत हो रही है। लेकिन जो सरकारी कानून है, नियम है, प्रक्रिया है, गोलछा जी बार बार बोल रहे थे कि वो तो करना पड़ेगा, वो जरूरी है, और इसलिए हम तो मददगार हैं जी, लोगों के लिए मददगार हैं। देखिए कितना बड़ा काम अभी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, 1 नेशन 1 टैक्स लाए, अब उसमें भी और सरलीकरण करके 2 स्लैब पर ले आए हैं। तो सरकार तो हमेशा सृजन करती है, लोगों को सुविधा देने का काम करती है। जैसे आप सृजन संवाद कर रहे हैं, हम जनता के लिए सृजन करते रहते हैं कि जनता को कम से कम असुविधा हो, ज्यादा हम सुविधा दे सके। और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि हमारे विभाग की जो थोड़ी बाबूगिरी होती है, पर अब समयबद्ध तरीके से काम हो, ये लगातार इसका प्रयास कर रहे हैं। हमारे सरकार में हमने तो सुशासन और अभिसरण विभाग किया है, हमारे विभाग की फाइलें अब ऑनलाइन आने लगी है, तो पारदर्शिता भी और समय पर काम हो, और किसी तरह की कहीं कोई दिक्कत होगी तो उसके समाधान के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अरुण भाई, आपने तो बता दिया कि देखो मैं तो सामने बैठा हुआ था, किसी ने नगरीय प्रशासन विभाग को लेकर कोई दिक्कत नहीं बताई, तो ये तो आपका इकबाल है। पर इतने सारे बिल्डर बैठे हुए हैं, अरुण साहब जी को बिल्डर्स के संदर्भ में कोई अपेक्षा है? शिकायत ना सही, कोई उम्मीद है, कोई अपेक्षा है, कोई सुझाव है? क्या कर रहे हैं? अपेक्षाएं केवल यही है, अपेक्षाएं यही है कि कॉलोनी के जो नॉर्म्स है, रूल रेगुलेशन है, उसके हिसाब से बनाएं। अवैध कॉलोनी को, अवैध प्लाटिंग को पूरी तरह से डिस्करेज करें, रोकें। और जिस प्रकार से सरकार जिस प्रकार से डेवलपमेंट करके काम कर रही है, जितना हम डेवलप कर रहे हैं, जितना काम कर रहे हैं, उतने ही रियल एस्टेट का काम भी बढ़ रहा है। छोटे छोटे शहरों में आजकल कॉलोनियां बनने लगी है, पहले जिला मुख्यालय में भी नहीं होती थी, कॉलोनी की कंसेप्ट नहीं थी। आज छोटे छोटे शहरों में रियल एस्टेट का काम हो रहा है, कॉलोनियां बन रही है। नियम से बनाएं, अच्छा बनाएं, किसी कंज्यूमर को के साथ चीटिंग ना हो, ये ध्यान रखें। एक बड़ी उम्मीद मैं करूंगा सबसे इस मामले में, जिस प्रकार से हमारे शहरों का वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है, तेजी से नीचे जा रहा है, और शहरों में पानी की समस्या गर्मी के दिनों में तो आती ही आती है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम पूरी प्राथमिकता से करें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारी प्राथमिकता का हिस्सा हो, ताकि वाटर लेवल मेंटेन रहे और आगे चल के हमारे शहरों में पानी की दिक्कत ना हो। ये बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती में मैं आप सबका साथ और सहयोग चाहूंगा। तो पानी के स्तर को लेकर अपेक्षा करते हैं अरुण साहब जी,
और तो ये एक विसंगति किस तरह आपने बताया, देखो छोटे छोटे शहरों में भी कितनी बढ़िया तरीके से अब सुनियोजित कॉलोनी बन रही हैं, पर जिन शहरों में ये कॉलोनी बन रही है उसी समेत रायपुर के नगर निगम की भी पैसों की दृष्टि से हालत खराब ही रहती है। ये कैसा विकास है जिसके अंतर्गत नगरीय निकाय हमेशा दीनहीन से दिखाई देते हैं? ये संपत्ति कर के मामले में कुछ समझ पाए आप, क्या खेल चलता है इसमें? ये जरूर है कि आपने संपत्ति कर में कुछ विसंगतियां हमारे संज्ञान में आई है। एक विस्तृत कार्यशाला इसको लेकर हमने नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों के साथ की है और बहुत जल्दी एक अच्छी व्यवस्था संपत्ति कर को करेंगे और मुझे लगता है उससे सभी लोगों को संतुष्ट होगा, रेशनलाइज हो जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी। और जो नीचे लेवल पर जो कहीं कहीं स्वच्छंदता होती है किसी पारदर्शी ढंग से कर निर्धारित होगा और उसका भुगतान। जहां तक आपने शुरुआत की कि नगरीय निकाय की कमी, तो देखिए विकास सतत प्रक्रिया है जी, जितना भी खर्चा करेंगे कम है, लेकिन आप अंतर समझिए। आज से 2 साल पहले शहरों के पास क्या था, आज क्या है? ऐसा कोई आपको जहां पर डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे हो, कहीं छोटे छोटे काम हो रहे होंगे, कहीं बड़े बड़े भी काम हो रहे होंगे, लेकिन विकास के काम लगातार चल रहे हैं। आज ही समाचार आपको मिला होगा कि महापौर निधि, पार्षद निधि 102 करोड़ रुपए हमने जारी किया है। रोज राशि नगरीय निकायों को स्वीकृत हो रही है, जा रही है, काम की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन जरूरत के सारी पैसे हम सरकार की ओर से जितना संभव है उपलब्ध करा रहे हैं। उसके लिए ना मेरे कार्यालय में आने की जरूरत है, ना संचालनालय मंत्रालय में, आपको आसानी से राशि मिल जा रही है। सर जी, आप क्या है नरेंद्र मोदी को बड़ा स्ट्रांगली फॉलो करते हैं, आपका कोई भाषण होता नहीं जिसमें नरेंद्र मोदी जी का जिक्र होता नहीं, और नरेंद्र मोदी जी का कोई भाषण ऐसा होता नहीं जिसमें आत्मनिर्भर की बात नहीं होती। तो ये जो नगरीय निकाय विभाग आप संभाल रहे हैं, उसमें नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने का भी कोई सपना आपका है? आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़, तो अगर हम सपना देख ले रहे हैं आपकी मौजूदगी में, आत्मनिर्भर रायपुर, आत्मनिर्भर बिलासपुर, आत्मनिर्भर भिलाई, कुछ गलत तो नहीं देख रहे? देखिए, वास्तव में जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की कल्पना की गई तो उद्देश्य तो यही था कि जो स्थानीय निकाय बने वो आत्मनिर्भर हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये उसका कंसेप्ट था। पर आज की जो आवश्यकताएं हैं, आज जो शहरों की विकास की आवश्यकता बनी है, ये थोड़ा कठिन काम है, पर लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि राजस्व बढ़े। और अभी तो हमारे निकाय बिजली के बिल के लिए भी सरकार पर डिपेंडेंट है, कर्मचारियों के वेतन के लिए भी सरकार पर डिपेंडेंट है, और विकास के लिए राशि तो चाहिए ही चाहिए। पर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि नए नए तरीके से कि निकायों की आमदनी बढ़े और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में वो आगे बढ़ें, और आने वाले समय में इसका परिणाम दिखेगा। तो आत्मनिर्भर की दिशा में काम करेगा। हम अपने महत्वपूर्ण सत्र पे पहुंच रहे हैं, जब हमें आप लोगों से माननीय मंत्री जी के लिए सवाल लेने हैं। मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी हसन इस काम में तुरंत तत्पर हों। लेकिन अरुण भाई, हमारी जब बातचीत चल रही थी पूर्ववर्ती सेशन में ब्रह्मणी जी के साथ में, तो एक सवाल उठा था कि ईडब्ल्यूएस के नाम पर जमीनें आरक्षित की जाती हैं, पर उन जमीनों पर मकान बनाकर ईडब्ल्यूएस को मिल पाए, ऐसे उदाहरण देखने को नहीं मिलते। 300 एकड़ की करीब जमीन तो केवल रायपुर में इकट्ठी कर ली गई थी। इस तरह कोई दिशा वगैरह जा रही है, कोई योजना बन रही है? देखिए, पहले बहुत से ऐसे स्थानों पर कॉलोनियां बनी है। आदरणीय मोतीलाल साहू जी ने बताई, उनके क्षेत्र में कई ऐसे कॉलोनियां बनी है, और वहां पर प्रधानमंत्री आवास भी बनाकर दिया है। और अभी जो जमीनें बची है उसका भी उपयोग हो। एक दिक्कत आती है यहाँ पर मकान बनाकर हितग्राहियों को देने में
कि जब सरकार मकान बनाकर देती है तो लोग उसमें, जो ईडब्ल्यूएस के लोग हैं, वो अपना कंट्रीब्यूशन देने में परहेज करते हैं। सरकार दे रही है तो हम पैसा क्यों दें? जी, ये एक दिक्कत आती है। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना में उन लोगों को आवास मिलता है जिनके पास खुद की जमीन हो। प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसमें या तो किराए के रूप में लेना पड़ता है हर महीने, या फिर किस्तों में बेनिफिशियरी का कंट्रीब्यूशन होता है। दोनों में उपभोक्ता बड़ा मुश्किल होता है मिलना। जी, हमने कई ऐसी प्रोजेक्ट बनाई और उसमें अभी तक ऑक्यूपेशन नहीं हो पा रहा है, लोग आगे नहीं आते हैं बढ़कर। ये हमारे सामने चुनौती है। फिर भी इसको कैसे और हम ठीक कर सकते हैं, निश्चित रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित जो जमीन है उसका उपयोग संबंधित वर्ग के लोगों के लिए हो, इसके लिए निश्चित रूप से कार्य योजना बनाकर आगे भी काम करेंगे। आगे भी काम करेंगे, ये कहना है अरुण साहब जी का। वो हम महत्वपूर्ण सत्र पे हैं, हमारे साथ रियल एस्टेट क्षेत्र के कई दिग्गज मौजूद हैं, उनके मन में जिज्ञासाएं हैं, सवाल हैं। सुनहरा अवसर है, अरुण साहब जी हर सवाल का उत्तर देने के लिए तत्पर हैं। तो अगर आप बात उठाएंगे तो मेरे सहयोगी हसन जी वो इसके तरफ है। तो राकेश पांडे जी हैं, वीआईपी सिटी के संस्थापक। जी राकेश जी। मैं राकेश पांडे, धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया बहुत अच्छा बोलने का। सबसे सुंदर अवसर ये है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विधायक जी, महापौर जी और हमारे मंत्री जी यहाँ हैं। दो चीज के लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। बहुत दिनों से मैं अखबार में पढ़ रहा था कि शहर में जल भराव की बड़ी समस्या है। क्वेश्चन तो नहीं करूंगा, मैं उसका आंसर ही दे दूंगा, वो कोई समस्या है नहीं। होता क्या है, मैं पिछले 7-8 नगर निगम के इनसे मिलना हुआ, कमिश्नर से मिलना हुआ, जब उनको मैंने हर समय बताया कि शहर में लोग दिखाने के लिए शहर के अंदर नालियों की सफाई करते हैं। अब आप यहाँ से पूरी 5 किलोमीटर नाली सफाई कर देते हैं और जो बड़ा नाला वहां पे 100 मीटर छोड़ देते हैं, तो पानी जाएगा तो जाएगा कहाँ से? मैंने अधिकतर कमिश्नर को बोला कि आप सफाई करते हैं तो बाहर से कीजिए, तो 2 साल में या 3 साल में सफाई हो जाएगी, पानी निकलना शुरू हो जाएगा, यह समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। महापौर जी, मैं विशेष रूप से आपका ध्यान देना चाहूंगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, यदि इसको हर समय जून से हम प्रारंभ करते हैं इस समस्या को, यदि इसको अगर 1 अक्टूबर से समस्या मान लें कि बाढ़ की समस्या आने वाली है, 1 अक्टूबर से अगर सफाई की समस्या होगी तो मेरा चैलेंज है कि 2 साल में शहर के अंदर पानी की भराव ही खत्म हो जाएगा। ये समस्या बॉम्बे में भी है। राकेश जी जो सुझाव की शक्ल में कह रहे हैं, मैं उसे सवाल की शक्ल में पूछता हूं कि हम जो है छप्पड़ तभी क्यों डालना चाहते हैं जब ओले गिरने लगते हैं? देखिए, नालियों की सफाई के लिए बहुत पहले से शासन की ओर से निर्देशित किया गया था। इसके लिए मैंने भी स्वयं बैठकें की थी नगर निकाय के अधिकारियों की। समय से पहले नालियों की सफाई, नालों की सफाई करने के लिए निर्देशित किया है। पर राकेश पांडे जी का सुझाव अच्छा है कि अंत छोर से सफाई करते आए जी, तो और उसका समाधान होगा। और निश्चित रूप से इस पर आने वाले समय में विचार करेंगे कि उस तरीके से सफाई हो। अरे ये नालियों के संदर्भ में था, लेकिन शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के संदर्भ में भी बड़ी चुनौती रहती है। आप तो दोनों विभाग के मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी भी आप ही के पास, नगरीय प्रशासन भी आप ही के पास, और रास्ता भी आपका ही है। आप रायपुर से नए रायपुर तक की यात्रा करते हैं, जितना भी हुटर बजवा ले आपकी पायलट वाली गाड़ी पर, जाम में तो आप भी फंसते हैं। या वीआईपी चौक के संदर्भ में या अन्य सड़कों के संदर्भ में जो समस्या को देख रहे हैं, इसके समाधान के विषय में क्या सोच रहे हैं? पूरी तरह से तो ना हो जाएगा तेलीबांधा भी? पूरी तरह से सरकार के संज्ञान में है यह विषय। लगातार इस पे काम कर रहे हैं कि हमारी राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था बहुत स्मूथ हो, सरल हो, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। 4-5 ओवरब्रिज के प्रोजेक्ट अब अंतिम चरण में है, लगातार उस पे काम हो रहा है। नए सड़कों का निर्माण भी कर रहे हैं, फ्लाईओवर की भी योजनाएं हमारी बनी है और निश्चित रूप से हमारे संज्ञान में है और इसके निदान के लिए पूरी ताकत से सरकार काम कर रही है। निदान के संदर्भ में तो ठीक है, जानना ही है 2028 में जब वोट मांगने जाएंगे तो क्या तेलीबांधा के ओवरब्रिज से गुजर कर जाएंगे या उसके प्लान से गुजर कर जाएंगे? आपको
के अनुरूप राजधानी की ट्रैफिक स्मूथ हो, लोगों को आने जाने ना हो, जाम ना लगे, इसके लिए पूरी तैयारी है और वो होके रहेगा। क्या होकर रहेगा ये तो बताओ अरुण भाई। चुनाव से पहले आपको दिखेगा आप कि तो ये ऐसे ना थे। नहीं, मैं जैसा था वैसा ही हूं। मैं जनता के लिए प्रतिबद्ध हूं, जो काम मिलता है उसको पूरे कमिटमेंट से करता हूं। आपके मैंने बताया कि हमारे संज्ञान में है और बहुत एडवांस स्टेज पर चला गया है वो काम, और मुझे लगता है कि चुनाव से पहले वो धरातल पर आ जाएगा। तो एक बार जोरदार तालियां भाई। अरुण साहब जी ने बोल दिया चुनाव से पहले धरातल पर आ जाएगा। याद दिला देंगे उन्हें चुनाव के समय पे। पर हमारे साथ में रियल एस्टेट में एक बड़ा विश्वसनीय नाम आनंद सिंघानिया जी हैं, उनके पास भी कोई जिज्ञासा है। जी आनंद जी। धन्यवाद हिमांशु भाई। हमारा सौभाग्य है कि आज उप मुख्यमंत्री हमारे सामने हैं और हम सबके बीच में आपसे सवाल कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है, विजनरी गवर्नमेंट है, अच्छे यंग ऑफिसर्स भी हैं और सब। ताली तो बजनी चाहिए भाई। बिल्कुल, एक बार जोरदार तरीके से तालियां। आपने इतने कम समय में जो हमारी 15 साल से मांग थी कि ऑटो म्यूटेशन होना चाहिए, रजिस्ट्री की प्रक्रिया सरलीकरण होना चाहिए, तो बहुत उसमें अच्छी चीजें सब दिख रही है और मैं श्योर हूं कि बहुत और आगे भी इसमें रिफॉर्म्स होंगे। एक पॉइंट में 2-3 चीज थी, बहुत कम शब्दों में बोलूंगा मैं आपको, जो ये विजन के तहत में आती है और हमारे शहर को जो ट्रांसफॉर्मेशन महापौर मैडम की भी जो चिंता है उसमें सॉल्व होती है। सबसे पहले पानी की समस्या हम सबके लिए है, हम भी चिंतित हैं एज ए डेवलपर, शहर भी चिंतित है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हमको ऐसा लगता है कि उससे बहुत मैजिक कुछ होगा, तो हम लोग ने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी को भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोरवेल वगैरह करके किया। वो उतना इफेक्टिव हमारी जो जैसे हमारी लैंड का जो स्ट्रक्चर है उसमें वो सुटेबल नहीं आ रहा है जितना इफेक्टिव होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको आज वाटर सप्लाई का प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते हैं सड्डू दलदल सिवनी में इतने पानी की समस्या, कचरा में बहुत आने की समस्या है। तो या तो हम डेवलपमेंट रोक दें इस क्षेत्र में, डिक्लेयर कर दें कि जितनी जमीन बची है वहां जब तक पानी वाटर सप्लाई, मैं एज ए डेवलपर बोल रहा हूं, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं क्योंकि मैं नागरिक भी हूं उस शहर का, हम बाद में इसको फेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे को इसका वाटर सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप जरूर करना चाहिए जब हम प्लानिंग कर रहे हैं। इतने गांव हमने शहर में मर्ज कर दिए, बहुत जगह पानी टंकी की समस्या है, पानी टंकी है तो वहां पे खारून से पानी नहीं आ पा रहा है, बाकी सब चीजें हो जाएगी, ये नहीं हो पाता है। इसमें जब जरूर शासन का बहुत मदद की जरूरत है, नहीं तो दूसरा चेन्नई, दूसरा हैदराबाद, दूसरा बेंगलोर हो जाएगा रायपुर बहुत जल्दी। दूसरी चीज, आपने बहुत अच्छा कार्रवाई की है अवैध प्लॉटिंग में, सबकी चिंता है अवैध प्लॉटिंग में, हम लोगों की विशेष चिंता है क्योंकि हमारा शहर खराब हो रहा है। इतना सुंदर शहर बन सकता है ये, हमारा शहर खराब हो रहा है, बाद में हमारे सबके लिए वो नासूर हो जाता है। आप लोगों ने FIR भी किया, उसमें पहली बार हो रहा है 15-20 साल में 20 FIR हुई अभी तक, बहुत काबिले तारीफ है। बट मेरी सब लोगों के 73 FIR हुई है। अच्छा, नहीं तो मेरे पास जानकारी कम की थी। अब इसमें कार्रवाई हो जाए, कुछ कारावास हो जाए, कुछ सजा हो जाए, लोगों को एक एग्जाम्पल हम सेट कर पाए तो अवैध प्लॉटिंग पूर्ण रूप से बंद हो जाए, ये हम सबके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दो बातें आनंद भाई। एक आखिरी बस में बोल देता हूं जो हमारे सबके हित में है डायरेक्ट। कॉलोनाइजर लाइसेंस 1998 की एक प्रक्रिया थी, जिस समय रेरा नहीं था, जिस समय बहुत भूमाफिया वाली वर्किंग थी और अजीब तरीके का बिजनेस होता था। आज के समय में लाइसेंस राज लगभग सब इंडस्ट्री में खत्म हो गया है। हमें भी रेरा के आने के बाद में जो कॉलोनाइजर लाइसेंस की जितनी रिक्वायरमेंट थी वो खत्म करनी चाहिए, और वो आपके लिए बहुत छोटा सा काम है, लेकिन एक पूरे इंडिया में सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ पे कॉलोनाइजर लाइसेंस कहीं पे भी नहीं है। यह एक बहुत पाथ ब्रेकिंग स्टेप आपके लिए होगा। और अगर ये बस 3 मुद्दे मुझे आपके 3 मुद्दे जो आनंद सिंघानिया जी ने रखे हैं उन्हें सवाल की शक्ल में व्यक्त करता हूं। आनंद सिंघानिया जी का ये कहना है कि वाटर हार्वेस्टिंग से तो समाधान के संदर्भ में कोशिशें बहुत परिणाम नहीं दे रही, तो क्या आपके पास ऐसी कोई योजना है राजधानी के लिए जिसमें वाटर सप्लाई के लिए आप मैकेनिज्म विकसित क्या उनको सजा दिलाने के संग कोई रोड मैप आपके पास है? दूसरा सवाल। और तीसरा और आखिरी सवाल यह कि लाइसेंस राज से मुक्ति मोदी जी का वैसे भी संकल्प रहता है, उस संकल्प की पूर्ति में, उस हवन में अरुण साहब जी के द्वारा आहुति कब तक डाल दी जाएगी? पेयजल की समस्या रायपुर की महापौर जी बैठी हैं, मैंने स्वयं नगर निगम की पूरी टीम के साथ बैठक की। 2 दिन के अंदर 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 2
रायपुर के पेयजल की सारी स्थिति को बहुत विस्तार से समझा है और बहुत बड़ी राशि रायपुर नगर निगम को दी है। पाइपलाइन के लिए फुंडहर में टंकी बननी है, पाइपलाइन होनी है, तो बहुत बड़ी स्वीकृति रायपुर नगर निगम को दी है, मेरे संज्ञान में है। और मेरे लिए भी ये चिंता का विषय है कि राजधानी में पानी की समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और बहुत कड़ाई से बैठक ली थी जी, बहुत कड़ाई से एक एक की जिम्मेदारी तय की थी और रायपुर राजधानी में पानी की किसी तरह की समस्या ना हो कि कहीं पर पाइपलाइन नहीं है। बहुत सारी विसंगतियां ध्यान में आई थी, कहीं पर डबल पाइपलाइन हो गई है तो कहीं पाइपलाइन पहुंची नहीं है, तो कहीं पतली है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। उन सबके समाधान के लिए लगातार काम हो रहा है। बहुत बड़ी राशि रायपुर नगर निगम को दी है, तो पानी के लिए मुझे लगता है कि इस साल तो लगभग हद तक हम सफल हो जाएंगे कि रायपुर नगर निगम में पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ये सही है कि ये स्थायी समाधान नहीं है, थोड़ा सा वाटर लेवल मेंटेन तो होता है, हरियाली होती है और उसको नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नए तरीके से हमने भी सरकार की ओर से एक योजना बनाने का प्रयास किया है। तो कुछ तो बूंद बूंद से घड़ा भरे वाला मामला है कि जो बरसात के पानी है वो या तो तकलीफ देता है भराव के रूप में, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रूप में यूज हो, तो डबल पर्पस है रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर। और तीसरी बात जो अविनाश जी ने कही, सिंघानिया जी ने, ये विषय मेरे संज्ञान में आया था तो मैंने स्वयं अपने विभाग में कहा है कि रेरा आने के बाद कॉलोनाइजर जो एक्ट है, रूल है, और उस पर निश्चित रूप से पुनर्विचार करें। तो इस पर काम हो रहा है और आने वाले समय में निश्चित रूप से आपकी उस समस्या का भी निदान होगा। तीसरा रह गया, आपकी आहुति का विषय रह गया मोदी जी की यज्ञ में। मैंने आप कह दिया कि कॉलोनाइजर के संदर्भ में कोई डेट वेट आप तय कर रहे हैं उसके संदर्भ में? मैंने ये कहा है कि उसका परीक्षण कर रहे हैं कि रेरा के आने के बाद कॉलोनाइजर एक्ट में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, उसकी आवश्यकता है नहीं है, उसका परीक्षण करने कहा है। आप तो खुद ही इतने मंजे वास्तव में यदि नहीं होगा तो निश्चित रूप से निरस्त होगा। अरुण भाई, आप तो इतने काबिल वकील हैं, नेता तो आप बाद में हुए, वकील के तौर पे ख्याति पहले पाए, आपको तो पता है जरूरत है कि नहीं है। आप क्या अनुभव किए? मैंने उसका वास्तव में परीक्षण नहीं किया है, निश्चित रूप से ये संज्ञान में आया है तो मैं स्वयं भी व्यक्तिगत रूप से परीक्षण करूंगा। लेकिन आज आप जानते हैं कि कानून की किताब खोलना बड़ा कठिन हो जा रहा है अभी, फिर भी इस विषय के लिए मैं स्वयं किताब अपनी खोलूंगा और इस पे बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि इस उदारता के लिए अरुण साहब जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन किया जाए। बहुत खुलकर हमने उनसे बातचीत की, हर मुद्दे पर बातचीत की। उन्हें बहुत आनंद आ रहा है नगरीय प्रशासन को लेकर। उन्हें लगता है कि एक छत्तीसगढ़ का स्वरूप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस विभाग के माध्यम से पहचान दिला सकता है वो नगरीय प्रशासन है, और उस पर काम करने का मौका उन्हें पार्टी नेतृत्व ने दिया है, विष्णुदेव साई जी ने दिया है, राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया है, और वो उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अरुण जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दायित्व को आप बेहतर तरीके से निभाएं और जो वादे आप यहाँ करके जा रहे हैं 2028 के संदर्भ में कि हमारे को वो नगरीय प्रशासन सर्वप्रथम मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी, दो विभाग है नगरीय निकाय और आवास पर्यावरण, उन दोनों को धन्यवाद और बधाई दूंगा। जोरा मॉल मैंने डेवलप किया। ये डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होता अगर नगरीय निकाय विभाग और आवास पर्यावरण दोनों विभाग अगर इस डिस्प्यूटेड मैटर को सेटल नहीं करते। तो मैं पर्सनली ये मानता हूं, मैं स्टील इंडस्ट्री से, बट मैं ये मानता हूं कि जोरा मॉल विष्णु के सुशासन का प्रतीक है। वाह वाह, बहुत तालियां भाई। और सर इस संदर्भ में, क्योंकि मैं स्टील इंडस्ट्री में 20 साल रहा, मेरे को सिर्फ 2 साल का अनुभव है कमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलप करने पे। आपने बोला 1 नेशन 1 टैक्स, उस तरीके से कमर्शियल प्रॉपर्टी पे जिस तरह का टैक्सेशन है प्रॉपर्टी टैक्स का, अलग अलग स्लैब 10%, 20%, 30%, जैसे जैसे अगर सर हम बड़ा डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, 2500 स्क्वायर मीटर से ऊपर का अगर कमर्शियल डेवलपमेंट करना कोई चाह रहा है तो उसके ऊपर 30% प्रॉपर्टी टैक्स। कमर्शियल डेवलपमेंट बड़े स्केल पे लाना बहुत मुश्किल है।
उसके बाद सर यूजर चार्जेस जिस तरीके से लगाया गया, सर आज स्थिति ये हो गई है कि बड़े कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर में प्रॉपर्टी टैक्स से ज्यादा यूजर चार्जेस आ रहे हैं। सर यूजर चार्ज जो लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है कि जो नगर निगम है वो वहां पर में कुछ सहूलियतें देंगे कि वहां से गार्बेज हटाएंगी, कुछ हटाएंगी। लाखों रुपए का यूजर चार्ज अगर किसी भी प्रॉपर्टी पे लाद दिया जाएगा तो वो कमर्शियली अनवायबल हो जाएगी। तो मेरा एक सुझाव है, क्योंकि अभी आप लोग प्रॉपर्टी टैक्स के संदर्भ में कुछ सरलीकरण करने चाहेंगे, सर छोटे कमर्शियल प्रॉपर्टी भले ही एक स्केल आप कर दे कि 200 स्क्वायर मीटर या 300 स्क्वायर मीटर, उसके ऊपर इरेस्पेक्टिव कोई भी साइज हो उस पे प्रॉपर्टी टैक्स कॉमन लगना चाहिए, और प्रॉपर्टी टैक्स इतना ना लाद दे कि वो कमर्शियल डेवलपमेंट आदमी सोच ही ना सके, और यूजर चार्जेस को भी सरलीकरण किया जाए। सर ये दो चीजों का मैं सुझाव देना चाहूंगा। थैंक यू सर। कुछ कहेंगे? प्रॉपर्टी टैक्स का मैंने कहा ही है कि विसंगतियां है अभी वर्तमान की व्यवस्था में, उसको दूर कर रेशनलाइज करने का प्रक्रिया अंतिम चरण में है। एक बहुत विस्तृत डिस्कशन हो गया है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि वो नगरीय निकाय उसको लागू करेंगी। यूजर चार्ज का जहां तक बात है कि उसमें भी डिस्पैरिटी है, एक बार निश्चित रूप से उसका परीक्षण करूंगा। तो कुल मिला के संपत्ति कर के संदर्भ में भी, यूजर चार्जेस के संदर्भ में भी अरुण साहब जी उदारता पूर्वक कह रहे हैं, मतलब वो खुले मन से ये बात स्वीकार कर रहे हैं अगर विसंगतियां हैं तो उन विसंगतियों को दूर करने के लिए शासन तत्पर है। तो अरुण भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद।